हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मतलब दो चीजें हैं इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसका फील्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो दोस्तों उस जमाने में क्या हुआ, जब इस पे रिसर्च चल रहा था तो उस जमाने में केवल न्यूटन साहब बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और उनके द्वारा एक थ्योरी दिया गया था जिसका नाम आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि ग्रेविटी का। तो उस जमाने में केवल हमको पता था कि बल लग रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, लेकिन वो कैसा बल था, उसका नेचर कैसा था, केवल आकर्षण का मतलब चिपकने वाला बल था, दूर भगाने वाला बल नहीं था, रिपल्सिव फोर्स उसके नेचर में नहीं था, ठीक। न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर किसी दो बॉडीज के पास मास है, यानी कि द्रव्यमान है, तो वो दोनों वस्तुएं आपस में एक फोर्स अप्लाई करती हैं, एक बल लगाती हैं, जिनका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन उस जमाने में जब रिसर्च हुए तो लोगों ने देखा कि एक और बल प्रकृति में एग्जिस्ट कर रहा है, एक और बल है, ठीक है, जिसका नेचर गुरुत्वाकर्षण बल से भिन्न है, यानी कि अलग है, ठीक। तो अगर अलग बल है तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल तो हुआ नहीं, लेकिन न्यूटन ने कहा था कि भाई हमारा ही केवल बल है, अगर दो वस्तुएं हैं जिनके पास द्रव्यमान है तो उनके पास केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और कोई बल नहीं लग सकता, ठीक है। तो जब नेचर में दो प्रकार के बल को देखा गया, एक मतलब चिपकाने वाला बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल चिपकाने वाला बल तो ही है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पे हम लोग चिपके हुए हैं, हम लोग उड़ नहीं पा रहे, अगर उड़ना भी चाहेंगे तो हम लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, कूदेंगे फिर से पृथ्वी पे आके गिर जाएंगे। अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वस्तु फिर से क्या हो जाएगी, नीचे ही टपकेगी, ठीक है। तो यानी कि पृथ्वी हर एक वस्तु को क्या कर रहा है, अपने पास चिपका रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन नेचर में एक और प्रकार का बल देखा गया जो इस नेचर से थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग था, तो उसको उन्होंने एक अलग नाम दिया गया। तब वहां से निजात होती है किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश की। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई अब रिसर्च मतलब प्रैक्टिकल कैसे होता था, एक्सपेरिमेंट्स कैसे देखा गया, तो उन्होंने देखा कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जा रहा है, रब किया जा रहा है, तो रगड़ने के बाद उन दोनों वस्तुओं में एक ऐसा गुण आ जाता है, एक ऐसी ताकत आ जा रही है कि अब ये दोनों वस्तुएं किसी अलग वस्तु को क्या करती हैं, आपस में चिपका सकती हैं या उसको दूर भगा सकती हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या देखा गया, जैसे मान लीजिए कोई पेन है या कोई कंघी है, आप अपने बाल से रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उसके पास ले जाते हैं, तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा जो है उस आपके पेन या कंघी में क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं करके या कभी देखे होंगे। तो हो क्या रहा है, एक बार आप क्या करिए कि बिना अपने बाल में रगड़े उस पेन या कंघी को उस कागज के टुकड़े पास अगर ले जाते हैं, तब ऐसा देखने को नहीं मिलता, तब उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि तीनों वस्तुएं, यहाँ पे तीन वस्तुएं हम ध्यान देंगे, देखिए एक क्या है, पृथ्वी यानी कि अर्थ है, एक कुछ कागज का छोटा टुकड़ा है जिसके पास थोड़ा सा मास है भले से, लेकिन है तो कुछ, और एक आपका मान लीजिए मार्कर है, पेन है, जो भी होगा। ये तीन वस्तुएं हैं, तीन वस्तुओं की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, एक छोटा सा मार्कर है, और इससे भी छोटा वो वस्तु जिसका नाम आप कह रहे हैं कागज का टुकड़ा जो भी है। तो अगर बिना रगड़े इस वस्तु को आप कागज के टुकड़े के पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये वस्तु कागज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही है, चिपका नहीं पा रही है। क्यों, कारण क्या है, तो कारण मात्र बस ये मेरे प्यारे दोस्तों कि इतनी बड़ी पृथ्वी है जिसका मास बहुत भयंकर है, 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम, ठीक है, और ये बेचारा इतना छोटा सा है, मान लो 100 ग्राम भी इसका द्रव्यमान नहीं होगा। तो इतनी बड़ी पृथ्वी की औकात ज्यादा है कि इस बंदे की, ठीक है।
तो पृथ्वी क्या करेगी, उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ चिपका के रखेगी, ये बेचारा उसको खींच नहीं पाएगा। ठीक, लेकिन जब हमने देखा कि जब इसको अपने बाल से रगड़ दिया या किसी रेशम के कपड़े से या किसी कपड़े से आपने इसको रगड़ा, रगड़ने के बाद जब कागज के टुकड़े के पास इसको ले जाते हैं तब वही कागज का टुकड़ा इसमें चिपक जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, अब इतनी भयंकर पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल से उस कागज के टुकड़े को खींच रही थी, रगड़ने के बाद इस छोटे से वस्तु के पास एक ऐसी ताकत आ जा रही है जिससे कि अब वो पृथ्वी जो इतनी ताकतवर है उस कागज के टुकड़े को अपने पास नहीं रख पाती है, वो बंदा इससे चिपक जा रहा है। बात समझ में आई? तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, जो ये प्रैक्टिकल हो रहा है, उससे क्या समझ में आ रहा है? उससे ये समझ में आ रहा है कि नेचर में एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक और बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से अलग है, गुरुत्वाकर्षण बल से अलग है। अगर अलग नहीं होता तो रगड़ने के पश्चात भी जो आपका कागज का टुकड़ा था इससे चिपकता नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इन तीनों वस्तुओं में जो भी चीजें हमने देखने को मिली हैं, तो लोगों को पता लगा कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा भी एक बल है, तो उस बल का क्या नाम दिया जाएगा? तो उस बल का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल, जो किसके नाते लगता है? तो जिसके नाते लग रहा है, जिसके कारण लग रहा है, उस कारण का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। तो बताया क्या गया कि कैसे विद्युत आवेश किसी वस्तु पर आएगा? तो उन्होंने कहा कि भैया अगर किसी दो वस्तु को आपस में आप रगड़ रहे हैं, अगर किन्हीं दो बॉडीज को आपस में क्या कर दिया जा रहा है? रब किया जा रहा है, तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे वस्तु में चला जाता है। ठीक है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में कि मतलब कोई तत्व है, एलिमेंट है, तो किसी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे वाले एलिमेंट में जाता है, तत्व में जाता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे धन आवेश आप लिखते हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें ऋण आवेश लिखते हैं। ठीक ठीक चीजें यहाँ भी वही हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि जिस वाले ऑब्जेक्ट से, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? प्लस का निशान लिखते हैं। ठीक, और जिस वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉन गया उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई है, तो अधिक इलेक्ट्रॉनों के नाते, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश वाला है, इसलिए उस वस्तु पे हम क्या लिखते हैं? माइनस चार्ज। क्या लिखते हैं? माइनस चार्ज। क्या बात समझ में आई? तो हमको क्या समझ में आया कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके पास एक ऐसी शक्ति आती है जो शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल से अलग है, तो उस शक्ति का नाम, उस बल का नाम क्या दिया गया? विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। और जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं उसका क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हमने देखा कि वस्तुओं को रगड़ने से वस्तुएं क्या होती है? वस्तु पर आवेश आ जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पूरे फिनोमिना को मतलब रगड़ करके जो बॉडीज पर चार्ज आ रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं चार्जिंग यानी कि आवेशन। क्या कहते हैं? चार्जिंग यानी कि आवेशन। दो वस्तुओं को रगड़ने पर वस्तु में आवेश आ जाते हैं, तो इस पूरे फिनोमिना को, पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग यानी कि आवेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर डिफिनीशन देना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर डिफिनीशन देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई मैटर है, अगर कोई मैटर है, तो मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है मास, एक होता है मास और एक होता है चार्ज। एक होता है मास और एक क्या होता है? चार्ज। जो मैटर का मास वाली प्रॉपर्टी है, आपने क्लास 11th में इसके बारे में बहुत ठीक ठाक जानकारी प्राप्त की है कि मास क्या होता है, मास के नाते कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, कौन सा बल लगता है। हम क्लास 12th में बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि चार्ज के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत आवेश। क्या कहेंगे? विद्युत आवेश।
तो हम यहाँ सीखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी कि गुण हैं, विद्युत आवेश के नाते कौन कौन सा बल लगता है, बात समझ में आ रही है, या विद्युत आवेश के कितने अलग अलग प्रकार हैं और उन अलग अलग प्रकारों से कितने प्रकार का विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आई। आइए देखते हैं। तो जिस प्रकार से आपने द्रव्यमान की परिभाषा कही थी कि द्रव्यमान क्या होता है, तो यहाँ एक शब्द आता है कि मास क्या होता है। मास किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास क्या होता है, किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अभिलाक्षणिक गुण होता है। क्या होता है, अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक शब्द मतलब इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ऐ समझिए, यानी कि अगर आपने किसी चीज को मैटर या द्रव्य यानी पदार्थ कहा है तो आप उस पदार्थ से द्रव्यमान को निकाल नहीं सकते, या और अच्छे तरह से अगर समझा जाए तो हम ये कहेंगे कि द्रव्यमान पर आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे कि द्रव्यमान के भीतर का बा। ठीक है, जैसे मान लें केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि सबसे पहले लोगों ने कहा कि भैया कि अणु है, उससे छोटा कुछ नहीं है, तो एक बंदा आता है कहता नहीं कि अणुओं के बीच में परमाणु है, फिर कोई आता है कहता नहीं परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्या है नहीं पता, बात समझ में आई। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मूल कण। क्या कहते हैं, मूल कण। अब मूल कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, तो अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनवा के भीतरा का बा, तो आप नहीं जानते, बात समझ में आई। तो जिनके भीतर क्या है या जिनको तोड़ा नहीं जा सकता और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मूल कण। फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मूल कण। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो मास होता है वो किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अभिलाक्षणिक गुण है, यानी कि जिसको आप पदार्थ कह देंगे, जिसको आप मैटर कह देंगे, आप वहां से मास को गायब नहीं कर सकते, मास उसके पास जरूर होगा। बात समझ में आई। ठीक उसी प्रकार से जो चार्ज होता है वो भी किसी मैटर, किसी पदार्थ का क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो दोनों सेम टू सेम है। मास भी किसी मैटर का अभिलाक्षणिक गुण यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और चार्ज भी किसी पदार्थ का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अभिलाक्षणिक गुण हुआ। ठीक, अब मास का आप डिफिनीशन क्या देते थे कि मास यानी द्रव्यमान किसी पदार्थ का एक ऐसा अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर एक प्रकार का बल लगाता है, एक प्रकार का बल लगाता है। तो सेम टू सेम डिफिनीशन इसको भी चिपका दीजिए कि चार्ज क्या यानी कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा अभिलाक्षणिक गुण है, एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह बॉडी किसी अनदर बॉडी पे क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी यानी कि बल लगाएगी। ठीक है, यानी कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर बल लगाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे मास का डिफिनीशन, मास का डिफिनीशन। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मास नहीं, चार्ज का डिफिनीशन, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो साथ साथ हम मास यानी कि द्रव्यमान का कंपेयर उसके साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि मैटर है तो मैटर के पास दो प्रॉपर्टी है, कौन, मास और चार्ज, मास और चार्ज। तो मास के बारे में आप जान चुके हैं, द्रव्यमान के बारे में आप जान चुके हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, उसके कौन बल लगते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या है, उसके द्वारा लगने वाले बल का नेचर क्या है, सब कुछ आप जान चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के नाते जो चीज़ें, जो प्रॉपर्टी देखने को मिल रही वो क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए हम मास के साथ उसका क्या करेंगे, बार बार कंपेयर करेंगे कि मास में ऐसा होता था, चार्ज में ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अभी एक बात का क्या आपको पता लग गई कि जो मास होता है केवल एक टाइप का होता है, उसमें प्लस या माइनस नहीं है। धनात्मक द्रव्यमान और ऋणात्मक द्रव्यमान की बात नहीं होती है, मास केवल मास होता है यानी कि केवल द्रव्यमान। ठीक, लेकिन आवेश में क्या हुआ, आवेश दो टाइप का हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और एक क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप की बात करें तो टाइप कितने हैं, दो हैं। एक है आपका पॉजिटिव चार्ज
और एक क्या है निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और एक है निगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम चार्ज के रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि मतलब चार्ज अगर दिखाना है कहीं तो आप कैपिटल Q लेटर या स्मॉल q लेटर से चार्ज को दिखाएंगे। ठीक, अगर पॉजिटिव है तो सामने प्लस लगा दिया जाएगा, अगर निगेटिव है तो उसके सामने माइनस लगा दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो चार्ज दो टाइप का होता है, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी किससे उसको दिखाया जाएगा, तो कैपिटल Q या स्मॉल q, कैपिटल Q या स्मॉल q। ठीक, इसके अगर यूनिट की हम बात करें, किसकी यूनिट की अगर हम बात करें कि मतलब आवेश का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे कूलाम, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल C से। ठीक है, तो चार्ज दो टाइप का हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैपिटल Q या स्मॉल q। उसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, कूलाम। मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम जानेंगे कि जो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले, इसको प्रॉपर्टीज जाने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब दो बॉडीज को रब किया जा रहा है तो ऐसा क्या हो जा रहा है उन दोनों के बीच में कि हम कह रहे हैं कि इस पे चार्ज आ गया। ठीक, जब किन्हीं दो बॉडीज को आप आपस में रब करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, उन दोनों वस्तु के सतह पर, उनके सरफेस पे एक हीट एनर्जी उत्पन्न होगा। माने जब भी वस्तुओं को आप रगड़ते होंगे तो वहां देखते होंगे कि गर्माहट उत्पन्न होती है, गर्म हो जाता है सतह। ठीक है, अब जहां पे एनर्जी मिलेगी तो उस वाले मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ये कंडीशन कहाँ से होता है, तो केमिस्ट्री में आप जानते होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब मतलब जिसके पास ताकत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जिसके पास त्यागने की क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हम दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे वाले में चला जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम धनात्मक से लिखते हैं, मतलब धन आवेश आ गया इस पे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसमें हम लिखते हैं ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आई। ठीक है, आइए तो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कुछ मेन प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि सबसे पहले फर्स्ट वन की बात करें कि जब दो टाइप का हमारा चार्ज हुआ, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो इनके नाते जो फोर्स अप्लाई होगा, तो देखा गया कि अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज माने अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है, वो आपस में चिपकते नहीं हैं, दूर भगाते हैं, भग जा। बात समझ में आई। लेकिन अगर मान लीजिए अगर अनलाइक चार्ज यानी कि एक ठो प्लस हो एक ठो माइनस, या माइनस या प्लस, यानी कि असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं, चिपक जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एक प्रॉपर्टी की बात हुई क्या, कि जो हमारे पास दो टाइप के चार्ज है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, तो धन धन या ऋण ऋण माने समान चार्ज यानी कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज यानी कि असमान प्रकार के आवेश क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित यानी कि पास पास आते हैं। ठीक, अच्छा, अगर सेकेंड प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का, जिसकी हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये प्रॉपर्टीज क्या कहती है, ये फिनोमिना क्या कहता है,
कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं, माने आवेश किसी को देना चाहते हैं, तो आप अपने मन मर्जी से आवेश को नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए एक फिक्स कंडीशन है। फिक्स कंडीशन क्या है कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश जो Q होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता है। किसी वस्तु को दिया गया चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होता है, यानी कि Q इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू Ne, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। बात समझ में आई? तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं पाए। अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि मूल कण है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो अगर किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, ऐसे जा सकता है। आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या? नहीं। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये सब संभव नहीं है। मतलब इंटीजर में जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1000 2000 500। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये जो फिनोमिना क्या कहता है, ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज क्या है क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। उसको आप फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, आधा पौना, इस सब की बात नहीं होगी। आगे बढ़ा जाए, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है Q इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू Ne, जहां n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से कह सकता हूं कि अपने पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा चार्ज क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि जिस पर कितना वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। इससे छोटा आवेश संभव है? नहीं, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आइए अब दूसरे प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, मतलब अलग एक प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आते आते मेरा नाम सा रह गया। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसका नाम होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इससे पहले क्या होगा, आवेश संरक्षण जब हम बात करते हैं, संरक्षण शब्द कहाँ आता है, मतलब संरक्षण शब्द का मतलब होता है कि जिस भी वस्तु की आप बात कर रहे हैं वो वस्तु ना तो कहीं से उत्पन्न होगी यानी कि पैदा होगी, या तो नहीं तो आप उसको नष्ट कर पाएंगे। ठीक है, जिस वस्तु की आप बात करेंगे, जिस भी चीज की आप बात करेंगे, उस चीज को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक है, संरक्षण शब्द आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो यानी कि जो भी चीजें हैं, संरक्षण शब्द क्या है कि ना तो उसको हम नष्ट कर पाएंगे, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ना तो उत्पन्न कर पाएंगे। जो चीज जितने क्वांटिटी में है उतने ही क्वांटिटी में रहना चाहिए। तो इसी का मतलब होता है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। आइए तो सेम टू सेम डिफिनेशन यहां भी चिपकेगा क्या, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, अब आइसोलेटेड शब्द आया है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है बच्चों, आइसोलेटेड यानी हिंदी में इसका नाम है विलगित। क्या है? विलगित। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि विलगित निकाय, विलगित निकाय। आइसोलेटेड का मतलब होता है एकदम अकेला, एकदम तन्हाई में। ठीक है, उसके इर्द गिर्द कोई उसका हाल चाल लेने वाला नहीं है, बेचारा एकदम परेशान है, अकेला है एकदम। ठीक, कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है। तो आइसोलेटेड, जैसे मान लीजिए कोरोना आया था तो लोग कहते भाई हमको आइसोलेट हो गए थे, आइसोलेशन में है। बात समझ में आ रही है? तो उसी का हिसाब किताब यहां भी है। आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द कोई और नहीं है।
हिंदी में उसका नाम है विलगित निकाय, विलगित निकाय। तो कहता है कॉन्सेप्ट क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व, यानी कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। या उसको शुद्ध और मतलब थोड़ा सा सीधा करके अगर कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश जितना मतलब पहले रहेगा, प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश क्या होगा, समान अमाउंट में होना चाहिए, समान मात्रा में होना चाहिए। जैसे मान लो कोई डब्बा है, समझाने के लिए है, ऐसा कर नहीं सकते हम। कोई डब्बा है, मान लो 3-4 आवेश उसमें डाल दिया हमने, ठीक है। अब वो डब्बा को हिला डुला दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं तो क्या उसमें चार्ज बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना अमाउंट में चार्ज आपने उसमें रखा था उतने ही अमाउंट में चार्ज वहां पे रहेगा, कहीं पे वो समाप्त नहीं हो सकता, ना तो कहीं से बाहर से आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। तो ये सिस्टम कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हमने बात किया क्वांटाइजेशन माने कि क्वांटाइज यानी कि 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम आवेश कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन। वहां 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन जाएगा। तो जिससे 1 इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे +1 और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें -1। बात समझ में आ रही है। उससे छोटा आवेश आप किसी बॉडीज को नहीं दे पाएंगे। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जितना अमाउंट में चार्ज किसी बॉडी के पास है आप उसको गति करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जो मतलब वो कर रहे हैं, उस बॉडीज में जो चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा अगर टोटल हम सिस्टम की बात करते हैं तो, ठीक। अब एक छोटी सी बात और है, मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने। अगर मान लीजिए कोई 2 बॉडीज है, मान लीजिए फर्स्ट बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो बताइए दूसरे वाले बॉडीज के मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका मास घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, ठीक। तो यानी कि दूसरे वाला जो बॉडी है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब ये संख्या बहुत छोटी है, 10⁻31, यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो 9.1 और यहाँ 31 ठो शून्य लगाओ, ठीक है। अब देख लीजिए कितना छोटी संख्या है, लेकिन भले से इतनी छोटी संख्या है लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हमें नहीं कहेंगे कि नहीं उसका मास नहीं होता है, तो मास होता है, ठीक। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मास क्या होगा, कम होगा, और इस वाले बॉडीज का क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और जिस वाले वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसका मास बढ़ जाता है। क्या बात समझ में आई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक आवेश के नाते यानी कि विद्युत आवेश के नाते जो फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम। एक कूलाम वैज्ञानिक है, उसने ही 2 आवेशों के बीच कितना फोर्स अप्लाई होता है, कितना बल लगता है, उसका नियम दिया था। जिस प्रकार से न्यूटन ने किसी 2 बॉडी जिसके पास m1 m2 द्रव्यमान है उनके बीच कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, देखा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।